रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पढ़ने से पहले ही आप सबके सामने एक क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं ताकि आप लोग अपने खुद को, अपने आप की स्थिति जान सके। बताइएगा आप सब, इसको जितना पता होगा कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं? एक होता है ब्रीदिंग, है ना, ब्रीदिंग करते हैं ना हम सब। एक है रेस्पिरेशन, श्वासोच्छ्वास, इसको बोलते हैं हिंदी में श्वासोच्छ्वास। लो मेरे भाइयों, श्वासोच्छ्वास, छवा छवा छवास, छवास, श्वासोच्छ्वास की क्रिया। इसको ये भी गलत है, ये रहा सही स्पेलिंग, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, और ये है श्वसन। तो बताइए, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है? हाँ हाँ हाँ, क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना है उसके बारे में? बोलो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो लगभग लगभग ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, बैठ जाइए। और बताइए, और श्वसन क्या होता है? दोनों एक ही है? भाई तो कुछ अंतर है भी कि नहीं है? जैसे पर्यायवाची होता है ना, तो पर्यायवाची की दोनों अलग चीज है। नहीं पता? चलिए, इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है, और हम अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से जानेंगे। और बहुत आसान सा चीज है। हम बाहर वायुमंडल में रहते हैं, हमारे चारों ओर वायु है ना, तो वायु से हम सांस लिए, सांस छोड़ दी, तो सांस जो अंदर गया फेफड़े तक, और फेफड़े से सांस बाहर आ गया। तो सांस अंदर जाना और सांस का बाहर निकलना, सांस अंदर लेना, सांस का बाहर आना, इनहेल और एक्सेल, ये प्रक्रिया कहलाती है ब्रीदिंग। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है? केवल इनसाइड आउट, गैसों का अंदर जाना और गैसों का बाहर आना, क्या है? ब्रीदिंग। सर श्वसन क्या है? हम तो श्वसन से जिंदा है, आप बोले ब्रीदिंग है सांस लेना सांस छोड़ना। आइए समझाते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, इसी से क्लियर करेंगे, फिर अंदर हम पूरा पढ़ेंगे, और पहले दिमाग में डेवलप कर लीजिए कॉन्सेप्ट। ये आपके सामने दिख रहा है भैया, अपना फेफड़ा दिख रहा है, क्लियर हो गई बात है आदमी का। यहाँ से बाबू इसके नाक से ऐसा ऑक्सीजन गया, मतलब सारे गैसेज जाएंगे, सारी गैसेज जाएंगे, और यहाँ से इसके ट्रैकिया वगैरह से होते हुए ये इसके फेफड़े के आपके दो हिस्से, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं हिस्से, ये एल्वियोलाई तक पहुंच गए। ठीक हो गई बातें? ठीक। तो यहाँ से जो आप सांस लिए, गैस लिए, ये गैस का यहाँ तक आना, कहाँ तक? एल्वियोलाई तक आना। और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से जुड़ी होती है पतली पतली केशिकाएं, बहुत ध्यान समझिएगा। एल्वियोलाई से ऐसे पतली पतली रक्त केशिकाएं जुड़ी होती हैं, रक्त केशिकाएं जुड़ी होती हैं। इसमें जो गोला गोला हिस्सा होगा, सबसे ऐसे रक्त केशिकाएं जुड़ी होंगी, पतली पतली रक्त केशिकाएं इससे जुड़ी होंगी। ठीक हो गई बात? तो यहाँ से गैस का, यहाँ से लेकर के आपके फेफड़े के एल्वियोलाई तक आना, और एल्वियोलाई से वापस गैस का बाहर निकाल जाना। तो ये एल्वियोलाई तक का जो हिस्सा है, ये है बेटा ब्रीदिंग। क्या है ये? ब्रीदिंग। क्या है ये? बोलिए। ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। क्या है? ब्रीदिंग और श्वासोच्छ्वास। फिर श्वसन क्या है? श्वसन की प्रक्रिया इसके बाद चालू होती है। ठीक है बात? आइए समझाते हैं। जैसे ही हमारे फेफड़ा आपको दिख रहा है, इस फेफड़े में जो गोल गोल एल्वियोलाई है, मैंने अभी आपको बताया, इससे आपके सिराएं और धमनी होती है ना, सिराएं धमनी क्या? शुद्ध शुद्ध रक्त वाले, एक होगा शुद्ध रक्त वाला, एक होगा शुद्ध रक्त वाला। तो या शुद्ध वाले को चलिए मैं बना देता हूँ ब्लू से। ठीक है, लीजिए, मानिए शुद्ध शुद्ध रक्त को बनाता हूँ ब्लू से। तो इसे एक एल्वियोलाई को पकड़ते हैं, ये रहा शुद्ध वाला, और रेड वाला है आपका शुद्ध वाला। ठीक हो गई बात? अब बहुत ध्यान समझिएगा, आपका कोई भी शरीर है, पूरा शरीर किससे बना है? सेल से। किससे बना है? सेल। तो भैया सेल, मान लो ये एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से जो हम गैस लिए थे, ऑक्सीजन, बहुत सारा गैस लिए, उसमें से ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ तक आया, और यहाँ से बाकी गैस बाहर निकल गया, तो श्वासोच्छ्वास खत्म। यहाँ से जो ऑक्सीजन आया था, वो इस लाल वाले में ऐड हो गया, और लाल वाले से वो ब्लड, हमारा रक्त, इसको ऑक्सीजन को लेकर के पहुंच गया किसके पास? सेल के पास। किसके पहुंच गया? सेल के पास।
यहाँ पे वो ऑक्सीजन पहुंच गया और वो जो आप मुंह से खाना खाए थे, है ना, खाना का पाचन हुआ था, पाचन से क्या बना था, ग्लूकोज, क्या बना था, ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पर बना था। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ मिल करके आपके भैया सेल के अंदर पे दहन होगा, क्या होगा, दहन होगा, कंबसन होगा, इग्निशन होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन O2, कलर लेते हैं, दिखे आप लोगों को, ऑक्सीजन O2, अब सेल के अंदर ही केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्लस ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, इन दोनों से मिल करके बनेगा आपका H2O प्लस CO2 प्लस ATP ऊर्जा। ये केमिकल रिएक्शन, क्या बोलो हमें, केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के रिएक्शन के थ्रू जब आपका ऑक्सीजन जो आपने नाक से लिया, जो मुंह से आपने अनाज लिया, पाचन होकर ग्लूकोज बना, वो ऑक्सीजन और वो ग्लूकोज मिल करके क्या क्या बना रहा है, पानी, और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना रहा है। इस ऊर्जा से मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। ऊर्जा ऐसे पैदा होती है। और हर सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, तो हर सेल से क्या बना, टिश्यू, हर टिश्यू से ऑर्गन, तो हर ऑर्गन ऐसे अपने आप को जिंदा रखे हुए है, हर ऑर्गन को ऐसे ही एनर्जी मिल रही है, हर ऑर्गन ऐसे ही जिंदा है, हर ऑर्गन ऐसे ही काम कर पा रहा है इसी ऊर्जा से। अब ये दोनों क्या हो, तो बताइए, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाले जानवर हैं कि छोड़ने वाले जानवर हैं, क्या वाले जानवर हैं, छोड़ने वाले। पानी बना तो पानी भैया पसीना हमारे से एक्स्ट्रा हो गया, तो पानी पसीने के माध्यम से निकल गया या यूरिन के माध्यम से निकल गया, उसको तो हम बाहर कर दिए एक्सक्रीटरी के माध्यम से, ठीक है, तो उत्सर्जन के माध्यम से, ठीक, पसीना या यूरिन के माध्यम से। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे होगा, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब जो सेल के अंदर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारा शरीर भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाला है नहीं, हमारे लिए विषाक्त पदार्थ है, वेस्ट है वो, है ना, हमारे लिए काम की चीज नहीं, वेस्ट है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पकड़ेगा CO2 को, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पकड़ करके फिर आपकी भैया यहाँ से लाएगी और यहाँ से फिर ये एल्वियोलाई को दे देगी। आगे बात, तो एल्वियोलाई से पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल करके तो रेड वाले से आपका ऑक्सीजन आया था अंदर, रेड से ऑक्सीजन आया था एल्वियोलाई तक, ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया कोशिका तक, रिएक्शन हुआ, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, वापस एल्वियोलाई को दिया, वहां से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो यहाँ के अंदर जो क्रिया हो रही है, एल्वियोलाई के अंदर जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया सेल के अंदर हो रही है, वो क्या है, रेस्पिरेशन। इस ऊर्जा को हम कर क्यों रहे, इस प्रक्रिया को हम कर क्यों रहे हैं, ऊर्जा बनाने के लिए, किसके लिए, ऊर्जा, क्योंकि आप सबका शरीर ऊर्जा से ही तो चल रहा है। अगर दिल को ऊर्जा नहीं मिलेगी, दिल धड़केगा क्या, धक 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 धक, दिमाग को ऊर्जा मिलेगी, दिमाग सोचने का काम करेगा क्या, नहीं भैया। वैसे शरीर के सारे हिस्से को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है ना। ऊर्जा हमको चाहिए, इसलिए पूरा प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो गई बात ना। हाथ, जो आपको ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, इसका बस एक ही काम है, गैसों का अंदर आना और बाहर जाना। क्लियर हो गई बात ना। जबकि श्वसन, रेस्पिरेशन का उद्देश्य है, रेस्पिरेशन होता ही इसलिए है, का मेन गोल है एनर्जी प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। हमको हमेशा एक जैसे लगता था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक हो गई बात ना। तो जो गैस हम अपने नाक से ले रहे हैं फेफड़े तक, और फेफड़े जो गैस हम निकाल दे रहे हैं, ये क्या है, ब्रीदिंग। फेफड़े के अंदर अब जो प्रोसेस चल रहा है, जिससे ऊर्जा बन रही है, वो क्या है आपका, रेस्पिरेशन। ठीक हो गई बात। क्या ऊपर पर समझ में आ गया, दोनों टॉपिक अच्छे से आया। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग इसके टॉपिक के अंदर। अब जब आप ब्रीदिंग रेस्पिरेशन समझ लिए तब आप भैया कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आइए अब आपके सामने आ चुका है श्वसन तंत्र। हम पढ़ने जाएंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में आपके शरीर का कौन कौन सा हिस्सा इंक्लूड होता है। क्लियर हो गई बात ना। देखिए खुद आप बताइएगा, आप वायुमंडल से जब वायु खींच रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा आएगा इसके अंदर आपके शरीर का, नाक आएगा। नाक, नाक के बाद भाई जैसे हम जाएंगे फिर क्या जाएगा, गला वाला हिस्सा। फिर आपको यहाँ पर भाई फेफड़े वाला जो ट्रैकिया वाला हिस्सा, फिर से फेफड़ा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। श्वसन तंत्र का मेन हिस्सा है ना, यस। तो श्वसन तंत्र हमको कितना पढ़ना है, नाक से लेकर के फेफड़े तक का पूरा चीजों को पढ़ना है। ठीक हो गई बातें, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन अब आगे देखते चलिए कहाँ गया हमारा। हाँ, श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र।
और आपको मैंने उस दिन बताया था, फिर आज बता देता हूँ कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू या ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है भाई आपका? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर के क्या बनता है आपका? सिस्टम। क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम से मिलकर क्या बनती है आपकी? ह्यूमन बॉडी। समझाते हैं एग्जाम्पल से। भैया मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है, इस सेल ने आपस में जुड़ करके पूरा एक ऐसा लेयर बना दिया। ठीक। बहुत सारे सेल इसके अंतर्गत, मतलब सेलों से मिलकर क्या बन रहा है? टिश्यू या ऊतक बन रहा है। अब ये जो टिश्यू ऊतक है, इसका एक लेयर बन गया, ऐसे इसका दूसरा लेयर, तीसरा लेयर से आपस में जुड़ करके ये आपको बना दिया लीवर। क्या बना दिया आपका? लीवर। तो लीवर क्या बना? इस टिश्यू से जुड़ के लीवर क्या बन गया? आप लीवर क्या है आपका? एक ऑर्गन। क्या है आपका? एक ऑर्गन। ठीक हो गई बात। अब लीवर एक ऑर्गन है। ऑर्गन, ऐसी बहुत सारे ऑर्गन को मिला करके क्या बनता है? एक सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसमें क्या क्या जाएगा? आपका दांत एक ऑर्गन है, दांत आ गया। जीभ एक ऑर्गन, जीभ आ गया। आपका जो आहार नल है ये आ गया। आपका स्टमक है वो आ गया। सब अलग अलग अंग है ना। तो बहुत सारे अंगों से मिलकर के क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन अंग से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम। तो बहुत सारे अंगों से मिलकर के पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गई बात है। और क्या ऐसी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हड्डी है तो कंकाल तंत्र, मांस है तो मस्कुलर सिस्टम, ये सब तंत्रों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना कि नहीं बना है? लास्ट में सभी सिस्टम या तंत्र से मिलकर क्या बनता है? बॉडी। याद रखेंगे सबसे छोटी गई क्या है? तो कोशिका या सेल। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू या ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन या अंग। अंग से मिलकर क्या बनता है? सिस्टम या तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। और बहुत सारे तंत्र से मिलकर क्या बनता है आपका? शरीर। ठीक हो गई बात। इसको उल्टा बोल सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी है, किसी भी जीव जंतु की बॉडी जो शरीर है वो किससे मिलकर बनी? बहुत सारे तंत्र से। तंत्र किससे मिलकर बनते हैं? ऑर्गन से। अंग किससे मिलकर बनते हैं? ऊतक से। ऊतक किससे मिलकर होती है? तो वही बात। तो मानव शरीर की सबसे बेसिक यूनिट, मूल इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछे क्या बोलेंगे? सेल या कोशिका। आगे बढ़ते हैं। वही बोला श्वसन तंत्र कहते हैं भैया, जो जो आपके श्वसन में इंक्लूड होते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? श्वसन तंत्र बोल देंगे। आइए देखना चालू करते हैं भैया क्या किसके अंदर आपका हिस्सा आ जाएगा। तो प्रोसेस या प्रक्रिया आप देखेंगे कि भाई जो आपका प्रक्रिया है वही आ गया। एक तरफ क्या आ गया आपका? श्वसन जुड़ा हुआ, ब्रीदिंग। और एक तरफ आपका क्या आ गया भैया? रेस्पिरेशन। दोनों आप क्या है ना, कि भैया तक आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तब तक रेस्पिरेशन कैसे होगा? अगर आप अंदर ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन को उसके तक जाएगा ही नहीं भैया, को उसका में ऊर्जा बनेगा ही नहीं। और ऊर्जा बनेगा नहीं तो अंग मरेगा, अंग मरेगा तो आप मरेंगे। इसलिए अगर आपके नाक मुंह में बंद कर दूं, आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो आप जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। और जिंदा क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जैसे हमने मुंह और नाक बंद कर दिया तो अंदर ऑक्सीजन नहीं गया। ऑक्सीजन फेफड़े के बाद एल्वियोलाई से रक्त में नहीं गया, रक्त से सेल में नहीं गया, सेल में नहीं गया तो ऊर्जा नहीं बना, ऊर्जा नहीं गया तो वो अंग मर गया, उस अंग से जुड़ा दूसरा अंग मर गया, ऐसा पूरा अंग हमारे मरने लगेंगे। और सारे अंग मरेंगे तो क्या मर जाएंगे? मर जाएंगे। हो गई बात है ना। यस। इसलिए ऑक्सीजन न लेने से, नाक मुंह बंद करने से हम मर जाते हैं। तो मैं क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ऊर्जा नहीं बन पाता। ऊर्जा बनने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज तो खाना खाए हुए हो और ऑक्सीजन लेना जरूरी। इसलिए अगर आप ग्लूकोज कैसे ले रहे हैं? खा के। अगर आपको भूखा रख दो तो भी आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। ग्लूकोज ना मिले, भोजन ना करे तो भी आप मरेंगे, ऑक्सीजन ना मिले तो भी आप मरेंगे। ठीक हो गई बात। तो मरना तो इस धरती में तय है। आइए, इसलिए अमर कोई नहीं। अब तो दीदी मस्त सांस ले रही है ना, बढ़िया सा बोले, ओ हो शुद्ध हवा बोल रही है। अब तहारे भैया हमारे छत्तीसगढ़ का पॉल्यूटेड एयर इनके नाक में प्रवेश। तो ब्रीदिंग क्या बोलता है? ब्रीदिंग है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस। सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, ये क्या है? ब्रीदिंग। श्वासोच्छवास, हिंदी में श्वासोच्छवास। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा उत्पादन मेन नेम क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, गैस एक्सचेंज करना ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ऊर्जा उत्पादन तो मैं आपको समझा दिया था, ऊर्जा कैसे उत्पादन हो रहा है। पर गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, ऑक्सीजन लिया और क्या ला के डाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस आदान प्रदान किया कि नहीं किया? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। क्लियर हो गई बात ना। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस खून में, खून देखिए हमारे शरीर में, उसी में बोलते हैं चीरा और धमनी शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बोलते हैं ना। शुद्ध शुद्ध होता किस आधार पे है? तो जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो है शुद्ध रक्त। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गया है, अशुद्ध रक्त। आप बताओ, आपके पढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं शुद्ध रक्त को लाल से और भैया अशुद्ध रक्त को नीले से दर्शा देते हैं, है ना, हरे से दर्शा देते हैं। डायग्राम देखिए ना आप लोग, सीरा धमनी बोलते हैं जिसको।
तो भैया ऐसा नहीं है कि आप काटोगे तो भैया आप काटते हो तो कभी आपको नीला खून निकलता दिखाई देता है क्या? नहीं, खून तो हमें कैसे दिखाई देता है? लाल। चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, कलर सबका लाल ही है। मतलब हम शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं किसके आधार पे है? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वो क्या होगा? शुद्ध रक्त। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो क्या होगा? अशुद्ध रक्त। और ऑक्सीजन कम है इसका मतलब क्या ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड। उल्टे बोल सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा शुद्ध, ऑक्सीजन कम अशुद्ध। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड कम शुद्ध। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक होगी बात? आइए अब एक एक करके हम समझने चलते हैं। देखिए, ये रहा आपके फेफड़े के एल्वियोलाई। यहाँ देखिएगा, इस श्वसन हमको पढ़ना है जो अब अच्छे से समझते हैं। बहुत अच्छे से देखिए, इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे आपके फेफड़े का जो सबसे अंतिम हिस्सा है ना, बोलिएगा फेफड़े की इकाई क्या है? माने किन छोटे चीजों से मिलकर फेफड़ा बना? तो क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। हिंदी में कूपिकाएं। क्या बोलेंगे? कूपिकाएं। कैसी कूपिकाएं? वायु भरता है तो वायु कूपिकाएं। कैसी कूपिकाएं? वायु। आप सांस ले तो वायु भरा ना, तो वायु को रखने वाली कूपिका। कोई बात है, कूपिका या एल्वियोलाई से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई काएं। शरीर को महसूस कीजिए। सब बायोलॉजी वगैरह पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सीख गए अपने शरीर के बारे में, वैसे ही है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखिए, ये सर आपके फेफड़े में ऐसे भैया असंख्य है ना, असंख्य आपके समझ लीजिए भरे हुए एल्वियोलाई। उसमें से एक एल्वियोलाई निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बोलता एल्वियोलाई के चारों तरफ देखिए, आपके बोला था ना कि रक्त के कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी चिपके रहते हैं, बोला था ना मैंने, ब्लड कैपिलरी चिपके रहते हैं। रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं क्या होती है तो अभी आपको बताता हूँ, उसको भी समझ लीजिए। बेटा ये हो गया आपका, मान लो शुद्ध रक्त कौन रखता है बताओ? सीरा की धमनी? शुद्ध रक्त कौन रखता है? धमनी। किसमें रहता है शुद्ध रक्त? धमनी में। बोलो किसमें रहता है, अब तो बोल दो। धमनी में। अशुद्ध रक्त किसमें होता है? शीरा में होता है, गाँव में होता है। कोई बात ना। ये रहा शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त तो नीले से दर्शा रहा हूँ मैं। तो ये तो हो गया सर हमारी वेन्स। ये क्या हो गया? हमारी वेन्स, नस जो हमको दिखाई देता है बाहर में, हरा हरा नहीं रहती हमारी वंश, वेन्स हो गए, नस हो गए। अब इसमें से कुपिकाएं, ये केशिकाएं कौन जो इससे चिपकी हुई हैं? सर ये भी तो नीला है आपके जैसे और ये भी लाल है आपके जैसे, तो क्या यही है सीरा वेन? नहीं, यही जो आपके जो धर्म सीरा धमनी है, इससे बहुत एक्सीलेंट है, इससे बहुत आगे जाके इससे बहुत पतली पतली ऐसे करके केशिकाएं निकले रहती है। इसके अंदर इसी का शुद्ध रक्त इन पतली पतली केशिकाओं से जाता है और ये जाकर समझिए किसी एल्वियोलाई से, किसी सेल से जाकर के चिपके रहती है। तो हर एक कोशिका में भी जाकर क्या चिपकती है? केशिकाएं, ब्लड कैपिलरी। क्या चिपकती हैं? ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है। क्या है ये? ब्लड कैपिलरी। क्या है? ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। रक्त केशिकाएं। क्या है ये? रक्त केशिकाएं। बोलिए क्या है, जोर से बोलिए। रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं। क्लियर होगी बात ना? तो आपके हर एक कोशिका, हर एक सेल से रियल में जुड़ा कौन सा है? ना धमनी जुड़ा है ना सीरा जुड़ा। क्या है? ब्लड कैपिलरी। कि रक्त सीरा तो बहुत मोटा मोटा है, और जबकि सेल हो तो बहुत बारीक बहुत छोटी है, तो जुड़ नहीं सकता, उससे एकदम पतला पतला क्या जुड़ता है? केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। ठीक हो गई बात ना? ये रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरी। और इसी इन्हीं इन्हीं या चाहे सेल हो चाहे कुपिका हो, इसी से भैया आपको जुड़े रहेगा। आपको ये जो हिस्सा ये भी इससे निकले रहेगा ऐसे करके बहुत सारा लाल लाल। समझ आ गई बात? और सब में वैसी करेगा। अब इसके पीछे हम जोड़ देते हैं फेफड़े को। आपको देखिए, इसको हम जोड़ देते हैं फेफड़े से, इसको जोड़ देते हैं हम भी फेफड़े से नीले कलर से। तो जोड़ दिए यहाँ पर लाल जी, इसको ला करके ऐसे मिलाया और इसको ला के ऐसे जोड़ दिया। क्या पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर क्या है, तो ये वाला फेफड़ा हो गया। फेफड़े इसके ऊपर मान लीजिए आपका पूरा फेफड़ा है, फेफड़े ऊपर भी आपका रहा नाक, समझ लीजिए ये आपका नाक। यहाँ से आप गैस लिए, फेफड़े में आया, फेफड़े के लास्ट वाले हिस्से में से ये था, इस गोले को बड़ा कर दिया। तो जो आप यहाँ से ऑक्सीजन लिए वो तो इसमें आ गया। क्यों हुई बात? ऑक्सीजन यहाँ से गया, इतने दूर में कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑक्सीजन। उतने दूर से क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लेकर के आ गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है, शुद्ध इसमें शुद्ध गैस डाल दिया। क्लियर हो गई बात? इस आधार पर रक्त हमारा शुद्ध और अशुद्ध कहला गया। समझे कैसे गैस शरीर में कैसे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है? तो ऐसे यहाँ से ऑक्सीजन ये ले रहा है, इसलिए देखिए इनसाइड दिखा रहा है, साइड के अंदर जा रहा है, हमारे रक्त के अंदर जा रहा है वो। तो यहाँ से ये केशिकाएं हैं, केशिकाओं में चला गया, केशिकाओं से भैया फिर सब जगह शरीर में। ठीक हो गई बात ना? इसको और दूसरा अच्छे तरीके समझा दे और अलग। अब सर इसमें बताइए कि सर यहाँ से अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और शुद्ध रक्त में क्या जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? रक्त के अंदर। कहाँ जा रहा है? रक्त के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? रक्त से बाहर।
अब अगला क्वेश्चन ये है, मतलब एकदम चीप प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, एक चीज हो क्यों रहा है उसके पीछे कारण पे जाइए। बताइए भैया, आखिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त से अंदर क्यों जा रहा है और ऑक्सीजन अंदर से बाहर से अंदर क्यों आ रहा है? क्यों? ये भी तो सर बाहर जा सकता था ना ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जा सकता था ना, जैसे यहाँ पे जा रहा है। क्योंकि जब आप फेफड़े में सांस लिए हैं, इसके पास तो ऑक्सीजन भी आया, आप जब सांस ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी आगे सांस ले लिए, नाइट्रोजन भी आया, आप सांस ले लिए, क्योंकि वायुमंडल में जितनी गैसेस है आप सबको अपने सांस में अंदर ले रहे हैं। हमारे नाक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि फिल्टर लगा केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगा बाकी सब बाहर हो जाएगा, नहीं। वायुमंडल में जितनी भी गैसेस है सब आपके सांस लेने से अंदर जाती है। सुनवा गई बात ना? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक हो गई बात? तो लोगों को क्या लगता है हम ऑक्सीजन भी जिंदा रहते हैं, तो नाक से केवल ऑक्सीजन जाता है और बच्चे उसको मार के भी आए थे कि भैया बताइए श्वसन की क्रिया में या श्वासोच्छ्वास रेस्पिरेशन में कौन कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो लिखा था वायु, वायु में सब गैसेस होती हैं। फिर कोई बात, लिखा था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लोग फटफट ऑक्सीजन मार के आ गए कि ऑक्सीजन तो लेते हैं हम लोग, जिंदा उसी से रहते हैं। पूरा खेल खत्म। छोटा छोटा चीज और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है ना। अब क्लियर हो गया बात ना? क्या लेते हैं हम लोग? वायु लेते हैं, और वायु में क्या होता है, सारी गैसेस मौजूद है जो है, हम सारा गैस अंदर लेते हैं। फिर जब फेफड़े के पास ये पहुंचता है तो फेफड़ा केवल दो गैस का ही आदान प्रदान करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन को खींचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कर देता है, क्योंकि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड रखने की बना ही नहीं है। तो आप खुद बताइएगा। ये रहा सर सेल, यहाँ पे हुआ सर आपका दहन, कंबसन। यहाँ सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर के जल, और क्या बना था यहाँ पे, CO2 बना था कि नहीं बना था? ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या लगा, इसमें क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए इसको, ऑक्सीजन चाहिए। और बाहर क्या निकालेगा ये, और आपको कौन सा, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप क्या बाहर करेंगे, CO2। यही से अगला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान समझिएगा। तो मान लीजिए अगर आपका फेफड़ा है, आगे सब डायग्राम मिलेगा, और पहले एक बार आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर देते हैं। मान लीजिए आपका फेफड़ा ही नाक हो गया, बात है हाँ। अब खुद बताइए, आपने फेफड़े से जब गैस ग्रहण किया तो वातावरण भैया 78% है नाइट्रोजन, ठीक हो गई बात। 21% है ऑक्सीजन, ठीक हो गई बात। और भैया आपका 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गई बात ना? अब यहाँ से मैंने इससे गैस खींचा, तो मैं क्या चीज को खींचूंगा, केवल क्या चीज खींचूंगा मैं, अंदर क्या चीज लूंगा मैं, हाँ, ऑक्सीजन बस को लूंगा, इसके अंदर केवल ऑक्सीजन जाएगा। अब नाइट्रोजन फेफड़े तक आ सकता है, और कोई भी गैस फेफड़े तक बस आ सकता है, फिर कोई बात ना। हम अगर आप गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिए सांस में तो आपको मरना तय। तो आगे हम पढ़ाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होता है, कैसे आदमी मर जाता है, सब बताएंगे, मगर यहाँ तक फिलहाल दोस्तों समझिए। तो आपने ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, ठीक हो गई बात ना? तो बताओ ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी कि बढ़ेगी, क्या होगी? अगर आप यहाँ से ऑक्सीजन खींच लेते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम होगा, सिंपल सी बात है। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन से गैस की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि अंदर चला गया, यूज हो गया हो, तो क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन कम होगी। नाइट्रोजन हम ले ही नहीं रहे, तो नाइट्रोजन की मात्रा कैसी बनी रहेगी, बराबर, जितना अंदर लिए उतना ही बाहर निकाले। तो नाइट्रोजन में कोई चेंजेस आया क्या, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आया था, कार्बन डाइऑक्साइड तो लिए तो हम 0.03%, और जो यहाँ से अलग से हमारे जलने के बाद तो छोड़ रहे हैं, ये तो जाके इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। और हम इसमें कितना परसेंट से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो लगभग 3 से 4% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो इसमें गैस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा। तो यहाँ 0.03 प्लस 3 से 4%, तो क्या लगभग 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई कि नहीं हो गई? तो जब हम सांस लिए थे तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी, 0.03, और जब छोड़ रहे हैं तो कितनी है, हाँ। तो बताइए सांस लेने और छोड़ने में कौन से गैस की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की कम हो रही है। किसका मात्रा बराबर रहता है, नाइट्रोजन का। किसका मात्रा बढ़ जाता है, क्लियर हो गई बात ना? क्यों बढ़ रहा है समझ में आ गया, क्यों बराबर समझ में आ गया, क्यों घट रहा समझ में आ गया, इसलिए प्रैक्टिकली समझते चल चलिए। अब आते हैं यहाँ वाले क्वेश्चन में। सर जो आप बोले यहाँ, सर यहाँ से अशुद्ध रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे जाता है, और इस फेफड़े से आपका ऑक्सीजन अंदर कैसे आता है, क्लियर हो गई बात ना? इस चीज का हमको डाउट था, ये समझाते हैं इसको आपको। तो आप खुद बताइएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर एक चीज इसलिए इंटरलिंक कर रहा था, आपको कारण के पीछे कारण पता हो कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके रक्त में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड था, कितना परसेंट था अभी मैंने बताया। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब कितना परसेंट आपके रक्त में, आपके में कितना परसेंट है, 3 से 4%। फेफड़े के अंदर कितना परसेंट है,
0.03% है। तो बताइए ज़्यादा कहाँ पर है? ए में है ज़्यादा, हाँ ए में ज़्यादा है कि बी में ज़्यादा है? ए में ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात ना? तो ए में ज़्यादा तो आप खुद बताइएगा, आप अपने खुद अपने दिमाग से बताइएगा ना। अपने दिमाग से आप बताइएगा कि 2 टंकी मैंने बना दी है, एक टंकी का नाम ए है, एक टंकी का नाम बी है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसके ऊपर नोजल लगा दिया। और भैया यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर इतना कम पानी भरा हुआ है। मैं इस टंकी को ऑन कर दूंगा तो पानी किस में से किस में जाएगा? ए से बी में कि बी से ए में? ए से बी में। क्यों ऐसा होता है? तो क्यों क्यों ऐसा होता है? बराबर नहीं होगा तब तक जाएगा वो तो ठीक है, पर क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? दाब, किसके कारण? दाब के कारण। दाब कैसे सर, आइए बताते हैं, अब आप खुद बताइए। ठीक है, यहाँ तक दोनों में बराबर पानी की मात्रा है कि नहीं है? है ना, दोनों में बराबर मात्रा में पानी यहाँ तक, ठीक है। और इसके ऊपर इतने पानी एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो भाई इतना सारा पानी अगर आपके सर पे रख दूं तो पानी क्या आपको दबाएगा? दबाएगा नहीं दबाएगा? जैसे पानी आपको दबाएगा वैसे क्या ये ऊपर का पानी इस नीचे वाले पानी को दबाएगा? तो ये नीचे वाले पानी को दबाएगा तो भाई जिधर पानी कम है इधर इसके ऊपर तो पानी है ही नहीं, इसके ऊपर पानी है तो यहाँ हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। यहाँ कैसा होगा? लो प्रेशर। तो पानी किधर की ओर जाती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और जब तक कब तक जाएगी? जब तक दोनों प्रेशर बराबर ना हो जाए। वैसे ही आ जाओ अपने भैया किसके अंदर? रक्त के अंदर। यहाँ पे कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है? 3 से 4%। यहाँ कितना परसेंट है? 0.03% CO2। तो भाई कहाँ से कहाँ जाएगा CO2 आप खुद बताइए? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अंदर से बाहर की ओर जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मैरो ऐसे बन रहा है। समझ आ गई बात ना? जिसका कारण होता है प्रेशर के कारण, विसरण के कारण। क्लियर हो गई बात ना यहाँ पे? अब आते हैं इसके ऊपर। जब आप ऑक्सीजन लिए थे तो ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में कितना परसेंट है मैंने अभी बताया? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। हो गई बात ना? है ना? हमारे शरीर में कितना कितना वायुमंडल में? 21%। रक्त में इसका क्या परसेंटेज है? कम है, क्योंकि भाई हम तो जो है शरीर के अंदर तो यूज कर लेते हैं। बताइए ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बाहर के 21% से अंदर रक्त में जाएगा ना, क्योंकि रक्त में तो भाई मात्रा कम है ऑक्सीजन की। इसलिए रक्त आपके फेफड़े के एल्वियोलाई, व्हाइट वाला एल्वियोलाई से कहाँ जाता है? एल्वियोलाई से रक्त में जाता है। क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर हो गया 21%, यहाँ लो परसेंट है, इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ जाता है? बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? कहाँ जाता है? हाँ, ऑक्सीजन बाहर से अंदर जा रहा है रक्त में। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है? आपके रक्त के अंदर से बाहर। क्यों होगी बात ना? क्लियर होगी इतना बात? आइए हमारे हो गया भैया क्लियर। तो समझ में आ गया कि ब्रीदिंग क्या था? केवल केवल सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जबकि भैया रेस्पिरेशन क्या है? ऊर्जा उत्पादन। मैंने ऊर्जा आपको बना करके दिखाया है ना, कैसे ऊर्जा बनता है। ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज बनता है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना है, जल निकल जाता है पसीने यूरिन के रूप में, और जो ऊर्जा उससे हमारा शरीर चल रहा है। समझ में आ गया बात ना? ग्लूकोज हम लिए भोजन के माध्यम से पच करके, ऑक्सीजन लिए सांस के माध्यम से। ठीक हो गई बात? इसलिए न्यूट्रिशन के बाद आपको ये पढ़ा रहे हैं। ये रेस्पिरेशन होगी, इसलिए भैया इसमें तो केवल सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीदिंग है। जबकि रेस्पिरेशन है ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान। क्या है? ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान। ऊर्जा उत्पादन मैंने आपको बता दिया था, और गैसों का आदान प्रदान भी बता दिया ना, कैसे गैस ऑक्सीजन अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, तो एक्सचेंज हो रहा है गैस का यहाँ पर। क्लियर? तो भैया आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक। ये आपको देखिए वही फेफड़ा का जो हिस्सा है, ये लास्ट में गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है आपका भैया? कुपिकाएं। क्या है ये? कुपिकाएं या एल्वियोलाई। क्या है ये? कुपिकाएं या एल्वियोलाई। और मैंने आपको दिखाया था कि नहीं बता करके कि आपकी जो मोटी मोटी सिराएं और धमनियां दिख रही हैं, ये सिराएं धमनी जो मोटी मोटी आगे जाकर के लास्ट में एकदम पतली पतली केशिकाओं में टूट जाती है, बताया था ना? और पतली पतली केशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी केशिकाएं, रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरी। और गैसों का आदान प्रदान इन सिराओं और धमनियों में नहीं, किसमें होता है? इन कैपिलरीज में होता है, क्योंकि कैपिलरी ही इतनी बारीक है तो जाके एल्वियोलाई से चिपक जाती है। ऐसे यही केशिकाएं जो आपकी हैं, यही हमारे आंतों से भी चिपकी रहती हैं, जो भोजन से ग्लूकोज को खींचती हैं। यही हमारे सारे ऑर्गन से यही चिपकी रहती हैं केशिकाएं। आपके ऑर्गन से सिरा धमनी नहीं चिपका होता। क्या चिपके रहता है? रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरी। ठीक। तो जो भी चीज आप खींचते हैं, भोजन से ग्लूकोज खींच रहे हैं, जो भी आप छोड़ रहे हैं, सब में भैया कौन खींचता और छोड़ता है? तो ब्लड कैपिलरी। खींच के फिर जाकर के यहाँ पतला वाला खींचेगा और जाकर फिर मोटे वाले में डाल देगा, इस तरीके से भी वो हार्ट के पास पहुंच जाएगा, हार्ट फिर सब जगह पंप कर देगा। ठीक हुई बातें?
ये आपका फेफड़े का भी हिस्सा, हम आगे पढ़ते चलेंगे। या एक स्लाइड हुआ, ये हो गया दूसरा, ठीक हो गई बात। तो आपको ब्रीदिंग और भाई आप श्वसन मंत्र पता चल गया ना। आपको लगा ब्रीदिंग, श्वास फेफड़े द्वारा वायु को अंदर बाहर करने की एक कैसी प्रक्रिया है, भौतिक। तो याद रखिएगा, पूछेगा भैया ये कैसी प्रक्रिया है, तो फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फिजिकल। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, और उसमें भी एक शब्द देगा बायोफिजिकल प्रोसेस। क्या बोलेगा, बायोफिजिकल प्रोसेस। बायो शब्द हर उस जगह पे आएगा जिस भी चीज में जीवन है, उसमें कहाँ आ जाएगा, बायो। जैसे पेड़ पौधे बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव जंतु बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आप में से जिसमें भी जीवन है, आप जिंदा हैं, तो आप किस में आ रहे हैं, बायो में। बायो मतलब जीव जंतु के अंदर हो रहा है। और बायो मतलब कैसा प्रक्रिया है भैया, फिजिकल। इसलिए ब्रीदिंग कैसी प्रक्रिया है, बायो फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल क्यों, बायो तो भाई जो जीव जंतु उसको बायो बोल दिए। फिजिकल क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फेफड़ा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो जो फेफड़ा है वो फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, फैलने का सिकुड़ने का, फैलने का सिकुड़ने का। कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है क्या, नहीं। इसलिए भैया ब्रीदिंग जो है कैसी प्रक्रिया होगी, बायोफिजिकल प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया होगी, बायोफिजिकल प्रोसेस। हो गई बात, ध्यान रखिएगा। जब किसी की जगह पर हमारा, जब हम अंदर जाते हैं, श्वसन जब हम करने जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि सेल है, सेल के अंदर बाहर से क्या है, ऑक्सीजन आ गया, आने वाला क्या आ गया भैया, C6H12 आ गया, O6 आ गया। दोनों के रिएक्शन से क्या बना, तो मैंने क्या बताया, CO2 बना, H2O बना, और क्या बना भैया, ऊर्जा का निर्माण हुआ, ATP का निर्माण हो गया। एटीपी से तो भैया हमारा शरीर चल रहा है, H2O यूरिन और पसीने के माध्यम से बाहर हो गया, CO2 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, हम हमारे अंदर हो रहा है, तो हम क्या है, जीव जंतु क्या हो गए, बायो। ये क्या हो रहा है, केमिकल प्रोसेस। इसलिए ब्रीदिंग क्या है, बायो फिजिकल प्रोसेस। और श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, बायो केमिकल प्रोसेस। समझ में आ गया। एग्जाम पूछा था, लोगों को अंतर नहीं पता था, बायो फिजिकल बायो केमिकल का अंतर। तो जहाँ केवल फिजिकल ऑर्गन फिजिकल मूवमेंट करे, उठना बैठना, दबना पिचकना फूलना, वो क्या फिजिकल चीज है, फिर वही बात ना। और जहाँ केमिकल रिएक्शन वो क्या है, केमिकल। और बायो तो सब जगह ना, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो श्वास फेफड़े द्वारा वायु को अंदर बाहर करने की भौतिक प्रक्रिया है, मतलब ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहा है। और इसी बात है भैया, आपके श्वास लेना एक बाह्य क्रिया है। बाह्य क्रिया कैसे, कि भैया बाह्य बताइए, बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, श्वास लेना एक बाह्य क्रिया है, जबकि श्वसन एक आंतरिक क्रिया है। अब ये किस आधार पर इसको बाह्य बोल रहा है और इसको आंतरिक बोल रहा है, आप बता दीजिए। ब्रीदिंग को बाह्य बोल रहा है और रेस्पिरेशन को आंतरिक बोल रहा है, किस आधार पर बोल रहा है। ठीक है, जो बाहर से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही बाहर का ऑक्सीजन तो हमारे सेल तक पहुंच रहा है ऊर्जा बनाने के लिए। फिर यहाँ पे आधार क्या है, बहुत बाहर और अंदर बोलने का, इसको बहुत गहराई समझ लो, बहुत ही आसान है। हमारा जो सेल है बेटा, सेल, इसको आधार बनाया गया है। सेल के अंदर जो भी क्रिया होगी वो है आंतरिक, क्या है वो, आंतरिक। और सेल के बाहर जो भी क्रिया होगी वो क्या है, बाह्य। तो क्या हम जो सांस ले रहे थे ब्रीदिंग में, वो हमारे फेफड़े तक आया, और फेफड़े के बाद वापस चला गया कि नहीं चला गया, हमारे सेल तक गया क्या, वो नहीं। तो कैसा प्रक्रिया होगा, बाह्य प्रक्रिया। और जबकि जो हम ऑक्सीजन फेफड़े के पास से जो हम ऑक्सीजन खींच करके सेल में ले गए ऊर्जा बनाने के लिए, तो सेल में जाके रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सेल के अंदर होना केमिकल रिएक्शन। तो श्वसन क्या प्रक्रिया होगा, आंतरिक, इंटरनल। क्लियर हो गई बातें, याद रखिए। भाई बताइए, ब्रीदिंग कैसी प्रक्रिया है, एक बाह्य प्रक्रिया है, और श्वसन कैसी प्रक्रिया है, एक आंतरिक प्रक्रिया है। ब्रीदिंग बोले तो श्वासोच्छ्वास, रेस्पिरेशन बोले तो श्वसन। ठीक हो गई बात। ब्रीदिंग इज एन एक्सटर्नल वाइल रेस्पिरेशन इज एन इंटरनल। श्वास लेना एक जैव भौतिक प्रक्रिया, मैंने आपको पहले बताया, श्वास लेना मैंने आपको भाई ब्रीदिंग बोल रहा है कैसा है, जैव भौतिक प्रक्रिया है। जबकि आपका श्वसन कैसा है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। कैसा है, जैव रासायनिक प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, जैव रासायनिक है जैव भौतिक है, ये क्वेश्चन में आपको हमने पूछा हुआ है। इसमें से जैव हटा करके केवल रासायनिक और भौतिक क्रिया ये पूछा था मोमबत्ती से जोड़कर, कि मोमबत्ती का जलना क्या प्रक्रिया है, फिजिकल, केमिकल, क्या प्रक्रिया है, बता दीजिए एक बार आप। कि भाई इतना बड़ा रहता है, गल के छोटा हो जाता है, इस चीज का आकार कारण परिवर्तन आना क्या है, हाँ, भौतिक है। ठीक है। और जो रस्सी है वो कार्बन है, जल रहा है, कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, केमिकल है। अब बताओ क्या होगा मोमबत्ती का जलना, रासायनिक क्रिया है। लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, देखो आज भी जाके एग्जाम गलती हो जाता है, व्यापम इतना सिंपल सा प्रश्न पूछता है।
और मुद्दे कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब बनेगा। जहां भी केमिकल कैसे हो गया, रस्सी किसका बना है, कार्बन का, हम किसके बने, कार्बन के, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा तो क्या बनेगा, CO2, केमिकल रिएक्शन हुआ ना, केमिकल प्रोसेस। ठीक है दीप्ति जी, भारी थोड़ी हो रहा है, क्लियर पढ़ रहे हैं ना आप लोग, नहीं समझ में आया, शुरू में नहीं आया तो समझ में आ रहा है कि बताएं फिर से, आ जा रहा है ना। चलिए भैया इनहेल और एक्सेल, आगे बढ़ते हैं भैया इसी पे चलिए अब। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, विभिन्न जीवों में श्वसन अंग दिखते हैं। इसके ऊपर पर आपके एग्जाम पूछता है कि अलग अलग जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग है, मतलब कौन किससे किससे श्वसन करते हैं। ठीक है बात, तब सबको पता है मछली किससे करती है श्वसन भैया, गलफड़े से या गिल्स से, दोनों याद रखिएगा, इंग्लिश में गिल्स और हिंदी में गलफड़े से, यहाँ पे उत्तर से किनारे में है ना। हाँ। मेंढक जो होता है ये उभयचर होता है, जो पानी में भी रहता है और जमीन पे। उभयचर वो होता है, एम्फीबियस वो होता है जो जल जमीन दोनों में रह सके। क्लियर होगी बात, मेंढक क्या है, उभयचर। उभयचर भैया किससे किससे लेता है, तो उभयचर में जो टेडपोल होता है, टेडपोल ऐसे, मेंढक जब अपने लार्वा अवस्था, मेंढक जब अपने लार्वा अवस्था में, जब मेंढक का बच्चा पैदा हो ना, तो जब लार्वा अवस्था में उसको बोलते हैं टेडपोल। जब टेडपोल में है वो किससे ले रहा है श्वसन, गिल्स से, गलफड़े से। पर जब वही मेंढक भैया आपको उभयचर जो है वो जब बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, ठीक है, एडल्ट हो किससे सांस लेगा, वो फेफड़े से। ठीक हो गई बात ना। उभयचर जो होते हैं वो दोनों से सांस लेते हैं, किससे किससे, गिल्स से और फेफड़ों से। टेडपोल अवस्था में गिल्स से, एडल्ट हो जाएंगे तो फेफड़े से। ये हो गया भाई उभयचर के बारे में। जलचर के बारे में क्या हो गया, मत्स्य के बारे में फेफड़े से। और अब आ जाते हैं भैया आपके सरीसृप रेप्टाइल्स, जो जमीन पर बस रहते हैं, वो किससे लेंगे, सिंपल सी बात, किससे लेंगे, लंग्स से और स्किन से। जैसे सांप, उभयचर जमीन भी चलते हैं ना भैया, और चल जाते हैं कहाँ पे, जमीन जल में चल जाते हैं भैया, उनको भी यहाँ पे जरूरत पड़ जाता है दो अंगों, लंग्स और स्किन। लंग्स से लेंगे जब जमीन पे है, जब जल में चल जाएंगे तो किससे लेंगे, स्किन से ले लेंगे, स्किन से। क्लियर हो गई बात ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में, सिंपल सिंपल सा। आइए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विभिन्न जीवों में दिखते हैं, पक्षी में, पक्षी किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। और वहीं पे आपके स्तनधारी हो किससे लेते हैं, फेफड़ों से। स्तनधारी में ही हम इंसान और सब ऐसे शरीर लेने वाले जीव जंतु आते हैं। स्तनधारी मैमल्स वो जीव जंतु हैं जो स्तन पान कराते हैं, जो स्तन धारण करते हैं अपने बच्चों को। क्लियर हो गई बात ना। ऐसी कोई भी माता जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती है, क्या है, स्तनधारी जीव जंतु। क्लियर हो गई बात ना। इसमें वर्टिब्रेट भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है, वाले का वर्गीकरण है वर्टिब्रेट में, जिसमें रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रेट। तो ज्यादातर हिस्सा ऐसा कि वर्टिब्रेट ही स्तनधारी होते हैं, और कुछ कुछ को छोड़कर। ठीक, स्तनधारी किससे लेते हैं भैया, फेफड़ों से। हम किस में आते हैं, स्तनधारी या मैमल्स में आते हैं। ठीक हो गई बात ना। देख लीजिए जितने भी जीव जंतु, जानवर वानवर दिख रहे हैं आपको, बच्चे बच्चे इंसान, सब किस में आ रहे हैं भैया, आपके स्तनधारी मैमल्स में। हम किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से। पक्षी किससे सांस लेती है, फेफड़ों से। हालांकि फेफड़ों में कोष्टक जो होते हैं इनके, है ना, हृदय में कोष्टक जो होते हैं अलग अलग संख्या पे होते हैं। हृदय के किसी के 3 चैम्बर, किसी के 4 चैम्बर, अलग अलग हृदय का चैम्बर था, उसको हम बाद में देखेंगे। अब आते हैं आपके लिए यहाँ पर प्रोसेस को समझने के लिए। आगे है टीचर। तो देखिए सिंपल, मैं आपको बताया ना, शरीर में उपस्थित ग्लूकोज, जो आप खाना खाए थे, मैंने बताया था, खाना खाए थे, कार्बोहाइड्रेट पच के क्या बनता है, ग्लूकोज। तो शरीर में जो आपके ग्लूकोज उपस्थित हो गया, और सांस से अपने पाचन से लिए ग्लूकोज, श्वसन से ले लिया अपने ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या, जलना। ये क्या हो गया, जलना, कंबसन, दहन होना। कहाँ पे जलता है वो, सेल के अंदर। कहाँ जलता है, सेल के अंदर। जब वो जलता है तो उससे क्या बनता है, जैसे आप आग जलाए, है ना, लकड़ी ले लिए और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप आग लगा दिए तो लकड़ी जलता है। लकड़ी जलता है तो क्या निकलता है, ऊर्जा, ताप ऊर्जा निकलता है ना, ताप ऊर्जा, सब ताप मिलता है। शरीर के अंदर भी ऊर्जा बनता है, जिस ऊर्जा से हम चल रहे हैं। उससे जब भी आप लकड़ी जला देखेंगे भैया, वहां पर आप देखेंगे कि लकड़ी किनारे से पानी का बूंद छोटा छोटा टपकता होगा। तो देखें लकड़ी किनारे, जब लकड़ी जलता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट हो तो पानी बूंद टपकता है। वैसे हमारे सेल में क्या बनता है, पानी बनता है। और जो धुआं निकलता है लकड़ी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हमारे शरीर सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए सेल के अंदर कैसी प्रक्रिया होती है, तो याद रखना, लकड़ी जलाने जैसी सेम टू सेम प्रक्रिया है। तो हम ग्लूकोज को लेते हैं सेल के अंदर, रक्त पहुंचा दिए ग्लूकोज खींच करके हाथों से, नाक समझ लिए भैया, ऑक्सीजन वो पहुंच गया वहां पर। और यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, जल बना दिए, ऊर्जा बना दिए। ऊर्जा से हम चल रहे हैं, जल हमारे शरीर में यूरिन और पसीने से बाहर हो जाएगा जो एक्स्ट्रा रहेगा, और भैया जो इधर हमारा बचा कार्बन डाइऑक्साइड वो फिर वापस बाहर होगा। इसलिए बोल रहा है कि शरीर में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण होना। क्या कहलाना, ऑक्सीकरण। तो किसी भी वस्तु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षरण होना, जलना, खत्म होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक हो गई बात ना, यस। तो यहाँ क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जल रहे हैं ना, इसलिए क्या हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकृत।
तो हमारे सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसी प्रक्रिया को, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना क्या कहलाता है, श्वसन। क्लियर हो गई बात। तो ये लाइन भी आपको देख के पूछ सकता है, क्यों वही बात ना। श्वसन मतलब क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर, कोशिका के अंदर। अब देखो जहां पर भैया कोशिका का वैसा होगा वहां ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, इसलिए सेल के अंदर, सेल में कहाँ पर, सेल में होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या, माइट्रोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे दहन होगा, खाना बनेगा आपका। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा हाउस। क्या बोलते हैं, ऊर्जा हाउस। तो सेल में किसे हम कहेंगे, ऊर्जा फैक्ट्री, ऊर्जा हाउस, माइट्रोकॉन्ड्रिया को किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सेल पढ़ेंगे तो बता देंगे, हल्का हल्का ध्यान रखते चलो, ठीक। बातें यहाँ पर देखिए, वही चीज दे दिया है। यहाँ इसको उल्टा लेके चलते हैं। आपके रक्त में जो भी ग्लूकोज था, ग्लूकोज भी क्या हुआ, रक्त नलिकाओं से इसकी पूर्ति हो रही थी सेल के अंदर, वहां ग्लूकोज पहुंच गया। ग्लूकोज से हमने ऊर्जा की आवश्यकता थी, तो कोशिकाओं में भैया उसको जला दिया गया। ठीक हो गई बात ना, ये हो गया एक हिस्सा। दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। वायु से हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का देख लिया चैप्टर ना, पूरा ग्लूकोज आ गया। देखिए इसको, जलना था कोशिकाओं के अंदर, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ग्लूकोज को, तो रक्त नलिकाओं ने ग्लूकोज पहुंचा दिया कोशिका के अंदर। दूसरा हिस्सा, वायु से हमने 21% ऑक्सीजन लिया, नाक के माध्यम से लिया, श्वास नलिका ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ा से ब्लड में पहुंची, और ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। ठीक हो गई बात ना। और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपक करके कहाँ पहुंच गई, कोशिका में। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन को अपने में कौन चिपकाता है, हीमोग्लोबिन, रक्त में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। ठीक हो गई बात ना। ऐसे जो नहीं कि हीमोग्लोबिन पूरा 100% चिपका लेता है ना, केवल आरबीसी में आपको भैया पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो वो चिपका लेगा। 100% जरूरी नहीं है, पढ़ेंगे आगे क्या होगा फिर समझेंगे उस चीज को। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पर। एटीपी माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, जो ऊर्जा हमारा बनता है वो किसमें स्टोर होती है, बोल रहा है माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे, ऊर्जा हाउस, एनर्जी फैक्ट्री, ऊर्जा फैक्ट्री। क्लियर हो गई बात ना। तो ऊर्जा या शक्तिगिरी कहलाता है कौन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसे है, तो ये रहा बेटा आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारी जो सेल है, जिस सेल के बने उस सेल के अंदर ये एक हिस्सा है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनली। शरीर, हमारे जो शरीर का हिस्सा, जैसे लीवर, किडनी, आँख, ये सब क्या है, ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन। मगर सेल के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से ऑर्गेनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली। तो बाहर के बड़े बड़े अंगों को ऑर्गन, और सेल के अंदर के अंगों को ऑर्गेनली। अंतर याद रखिएगा, ये ऑर्गेनली है, सिंगल एक ऑर्गेनली है, जिसमें क्या भैया आपका क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे जाके ऊर्जा बन रहा है हमारे कोशिका के अंदर। कोशिका को मिला ऊर्जा, कोशिका से बोला टिश्यू, टिश्यू को मिला ऊर्जा, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन को मिला ऊर्जा, ऑर्गन से बना सिस्टम, सिस्टम को मिला ऊर्जा, सिस्टम से बना हमारा शरीर, शरीर को ऊर्जा मिल रहा है। ठीक हो गई बात नहीं। इस तरीके से हमारे शरीर का सारा अंग काम कर रहा है, सारा सिस्टम काम कर रहा है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया बाद पढ़ेंगे हम लोग, एक बार आपको बस दिखा दिए कि ऐसा होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसको बहुत बार पूछा गया रहता है, इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं, क्या होता है, एग्जाम डायरेक्ट आपसे पूछ ले। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर दिख रहा है आपके पतली पतली नलिका है, नाली से बनी है, बनी ऐसे करके बना है ना, जो नलिकाओं के दिख रहे गेप, इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये एग्जाम पूछा गया, क्या बोलते हैं इसे, क्रिस्टे। इसे बोलते हैं क्या, क्रिस्टे। तो क्रिस्टे किससे जुड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाली नलिका रूपी संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में नलिका रूपी संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ध्यान रखें, क्लियर हुई बातें। इसमें जैसे कण कण पाए जाने ग्रेनुअल्स बोलते हैं। राइबोसोम, इसमें छोटे छोटे कण हैं, ग्रीन ग्रीन, उसे राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन है ना, याद कीजिए। आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड में यही राइबोसोम वाले प्रोटीन होते हैं। क्लियर हो गई बातें। क्रिस्टे आपको मैंने बता ही दिया। देखिए इसके ये लाल वाला जो हिस्सा, लाल के वाला के अंदर का जो लेयर है, अंदर का लेयर, उसे बोल रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आपका नीला वाला हिस्सा बोल रहा है मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर जो दिख रही है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल, क्यों होता है, यहीं पे आपके ऊर्जा का संश्लेषण किया जाता है, ऊर्जा को बना करके निर्माण करके अपने पास रखा जाता है। ठीक हो गई बात ना। यस, ये डीएनए लिखा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो डीएनए यहाँ पर भी होता है। तो पूछेगा डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा। ये होगी इसका इनर मेम्ब्रेन, और ये होगी इसका बाहर ये वाला दिख रहा है ब्राउन वाला, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। तो हल्का हल्का ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में दिया नहीं है सेल, डायरेक्ट टिश्यू दे दिया है, ये देखेंगे उसको। ठीक भाई, थोड़ा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अपने लंग्स को। कल जब हम पढ़ाएंगे तो हमको थोड़ा समझ में रहेगा कि क्या क्या हिस्सा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आपके हिस्से को बांटा हुआ है, ये हिस्से में बांटा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नीचे बचा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हो गई बात है ना। तो भैया बताइए पूरे आपके जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो कितने हिस्से में बांटा है मुख्य रूप से,
दो हिस्से में। कितने हिस्से में? दो हिस्से में। पहला क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी में क्या क्या हिस्सा आता है, सीधा पूछ ले क्या रहा? देखिए ये नाक से आपका छेद है, यहाँ से गैस गया तो पूरा ऐसे नाक के अंदर से खाली सा स्थान होता है, पूरा खाली जगह होता है इतना बड़ा नाक के छेद ऐसा पूरा ऐसा बड़ा सा खाली स्थान होता है। तो जो बड़ा सा खाली स्थान है इसे क्या बोलेंगे? न से नाक, न से नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। तो सबसे पहले जब वायु लिए तो वायु घुसते साथ कहाँ पहुंचता है? नेजल कैविटी में। कहाँ पहुंचता है? यही नाक की यही यहाँ पर ऊपर में ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। जब कभी ऑल्फैक्टरी में से पतली केसिकाएं जैसी रचना होंगी, जब लेते हैं कोई भी गैस अंदर लेते हैं तो उसमें जो सुगंध दुर्गंध होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जिसके संगति में आप हैं वैसा सुगंध आपको आएगा। तो वो सुगंध जो आपको एहसास हो रहा है वो ऑल्फैक्टरी रीजन ही खींचता है वायु से, और जाकर दिमाग बोलते हैं गंदा सेंट है, हाँ ये मस्त सेंट। सेंट का एहसास कौन कराता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन कराता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन कहाँ पाया जाता है? नेजल कैविटी के ही टॉप में। कहाँ पाया जाता है? नेजल कैविटी के टॉप में। आगे देखेंगे हम लोग, फिलहाल हल्का बताते चल रहा हूँ। ये हो गया पहला रीजन। क्या हो गया? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नाक के बाद जैसी वो हवा जो है इसलिए डायग्राम लाए तो कि प्रैक्टिकली समझते चले अपने शरीर के बारे में। बोला ना एक चीज दिखेगा आंखों के सामने, आप चिंता मत कीजिए। आइए, तो पहला हिस्सा क्या है? अपर वाले में नेजल कैविटी। नाक के बाद वो हवा कहाँ जाएगा भैया? आपके सेकंड पॉइंट पे चल जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या है? ये फेरिंग्स। क्या है सेकंड? ये फेरिंग्स। तो देखिए ये जो आपका मुख खुलेगा, मुख मुख से ऐसे करके आपका जो कंठ होता है, कंठ कंठ से जहाँ से आपका खाना अंदर गिरता है वो क्या कर रहा है आपका भैया? फेरिंग्स। तो बोले फ से फूड, फ से फेरिंग्स। बोलो ठीक। तो फूड हमारे यहाँ से खा के यहाँ पहुँचता है ना, ये वाला क्या हो गया? फेरिंग्स। क्या हो गया? फेरिंग्स, यहाँ वाला। ठीक, याद रहेगा। पहले नाक वाला नेजल कैविटी, फिर फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे जस्ट जो आपको यहाँ पे उठा हुआ दिखता है, यहाँ ट्रायंगल दिखता है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा घंटी बोलते हैं, है ना? उसको बोलते हैं बेटा, ये देखिए घंटी निकला, इसका दिख रहा है घंटी। घंटी वाले हिस्से में क्या बोल रहे हैं? लैरिंग्स। क्या बोल रहे हैं? लैरिंग्स। वही लैरिंग्स ही आपका वॉइस बॉक्स है। जब मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर ऐसे तंतु होती है। क्या होती है? तंतु या फाइबर्स। ऐसा करके छेदा से हिस्सा मालूम है कोई बात। इनसे फेफड़ा का नली गुजरा हुआ है, फेफड़ा से जब मैं बोल रहा हूँ तो फेफड़े के अंदर से वायु पास हो रहा है। ठीक, वायु पास हो रहा है तो ये छेद जो है इसमें से पतले पतले तंतुएं लगी हुई है, इसी वाइब्रेशन होता है ऐसे। इसी वाइब्रेशन से अ आ ई अलग अलग साउंड निकलता है। जैसे कैसे तंतु से साउंड निकलेगा? गिटार समझ लो, गिटार में चार अलग अलग वो है ना तार, पांच अलग अलग तार हैं, पांच अलग तार को अलग अलग तंतु बोले, अलग अलग बजाते हैं, अलग अलग धुन निकलता है नहीं निकलता है? डिंग डिंग डिड डिंग 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 डिड डिंग, है ना? सब वर्ड बोलते हैं। वैसे हमारे गले के लैरिंग्स में तंतुएं हैं जिसमें हवा पास होने से वाइब्रेशन या कंपन होता है तो आप बोल पाते हैं। मैं पाए आप कैसे बोल रहे हैं? यस, यही आपका कहलाएगा वॉइस आ रहा है, इसे बोलेंगे वॉइस बॉक्स। क्या कहेंगे? वॉइस बॉक्स। इससे हम वॉइस बॉक्स के रूप में जानते हैं। तो फेरिंग्स या लैरिंग्स किसे बोलेंगे? लैरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स तो फर्स्ट से फूड वाला है, या फूड पहुंचता है ये वाला हिस्से में। यहाँ भी जब फूड पहुंचता तो यहीं से ऑक्सीजन भी यहीं पहुंचेगा जो हम गैस ले रहे हैं, वो भी पहले कहाँ पहुंचेगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पहुंचेगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास जैसे पहुंचेगा, लैरिंग्स के उस तंतु के अंदर से घुसते हुए वो फेफड़ा से जो वायु आया आ रहा है इस तरीके से हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर हमारा हो गया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ से घुस गया, ये बीच का जो हिस्सा कहलाएगा ट्रैकिया। क्या कहलाएगा? ट्रैकिया। क्या कहलाएगा? ट्रैकिया, क्योंकि ट्रैक्ट हो गया, ट्रैक मतलब फंस जाना। तो जो इसके बाद जो इधर आ गया वायु वो इधर फंस गया कि नहीं फंस गया, है ना? तो फंस के ट्रैक किया, नीचे आएगा यहाँ से भाई फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में टूटेगा। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ट्रैकिया दो बड़े बड़े नलियों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट वाले लंग में चला जाता है ऐसे बढ़ करके, और एक राइट वाले में। ये वही बात नहीं से बोलेंगे ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ये वही बात ना। तो ट्रैकिया किसमें टूटता है? ब्रोंकाई में। फिर जो ये ब्रोंकाई देखिए, ये मोटा वाला घुसा यहाँ पर दिख रहा है, मोटा वाला क्या मोटा वाला, फिर यहाँ जाके एक हिस्सा, यहाँ जाके दो हिस्से में टूट गया, तो बोलेंगे सेकंड हिस्सा ब्रोंकाई का बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोल देंगे? ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकिलस ऐसा बोलता है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। फिर जो ब्रोंक्यूल्स है आगे जाके और हिस्से में टूटता है, और लास्ट में यहाँ पे गोल 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 संरचनाएं पाई जाती हैं जो पूरे फेफड़े को बनाई हुई है, उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो भाई देखिए इसमें आपका नाम आ गया, पहला क्या आ गया? ट्रैकिया। क्या आ गया पहला? ट्रैकिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या गया? प्राइमरी ब्रोंकाई। और फिर जो अलग अलग शाखाओं में टूट क्या बोल रहे हैं? लंग्स का ब्रोंकियल्स, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलाई आगे हिस्से। और ये पूरा फेफड़ा बना है जिससे मिलकर उसे क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो पूछे जैसे ह्यूमन बॉडी की सबसे मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे आपका शरीर बना? क्या है? सेल। क्या है? सेल है कुछ का।
जैसे फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है, जिससे फेफड़ा बना, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, क्योंकि उसमें वायु भरता है इसलिए उसको हिंदी में वायु कूपिकाएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायु कूपिकाएं, इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक हो गई बात ना, ये आपको पूरे फेफड़े का संरचना है। ठीक, फिर इस एल्वियोलाई जिसमें आगे जाकर किसी में जैसे गोल गोल संरचनाएं रहेंगे इस करके, इन्हीं गोल गोल कूपिकाओं से, एल्वियोलाई से ही आपकी ब्लड कैपिलरी कौन जुड़े रहेगा, ब्लड कैपिलरी, और वही ब्लड कैपिलरी से जुड़ी रहेंगी, वही ब्लड कैपिलरी भैया इनमें से ऑक्सीजन लेंगी, ठीक है, लाल वाली ऑक्सीजन लेंगी, और इसी में जो भाई नीली वाली आपकी जुड़ी रहेंगी ब्लड कैपिलरी, उनमें क्या करेंगी, डालेंगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीली वाली कैपिलरी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड डालेगी, और ये लाल वाली क्या करेगी, इनसे ऑक्सीजन ले लेगी, क्या कर लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी। ठीक हो गई बात ना। और ये लेके कहाँ जाती है, तो ये जो कैपिलरी है ये जाकर मोटे वाले उसमें डाल देगी भैया, आपके आपके मोटे वाले उसमें डाल देगी, धमनी में, धमनी से फिर चल जाएगा, फिर धमनी जाके सेल के पास फिर ऐसे कैपिलरी में टूटे रहेगा। ठीक, वो इसमें ऑक्सीजन डाल देगी। ठीक हो गई बात ना। और यहाँ से भैया जब इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इसी में आ जाएगी आपके भैया ये वाली केशिकाएं, ये केशिकाएं लेकर के इस मोटे वाले में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वापस आके फेफड़े में डाल देगी। तो फेफड़े के एल्वियोलाई से गैस का बाहर से फेफड़े के एल्वियोलाई तक आना, और यहाँ से गैस का वापस निकल जाना, ये था क्या था, ब्रीदिंग, क्या था ये, ब्रीदिंग। तो एल्वियोलाई तक आना और एल्वियोलाई से बाहर जाना क्या है, ब्रीदिंग। पर एल्वियोलाई से गैस का सेल तक पहुंचना, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड का फिर एल्वियोलाई तक पहुंचना क्या है, रेस्पिरेशन, क्या है, रेस्पिरेशन। तो एल्वियोलाई तक का हिस्सा क्या है आपका, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। एल्वियोलाई के बाद के हिस्से जो सेल में ऊर्जा बना रहा है वो क्या है आपका, रेस्पिरेशन, श्वसन, क्या है वो, रेस्पिरेशन, श्वसन। इसलिए भैया ब्रीदिंग क्या है, सांसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, क्लियर हो गई बात। जबकि श्वसन क्या है, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, और गैसों का आदान प्रदान, और क्या करना, ऊर्जा उत्पादन, क्या है, ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि गैस आदान प्रदान कर क्यों रहा है, ऊर्जा के उत्पादन के। क्लियर हो गई बात, कैसे घुमा पूछे, क्लियर हो गया ना, कि ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, क्लियर। ब्रीदिंग में केवल हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, गैसों का अंदर आना, गैस का बाहर जाना। जबकि रेस्पिरेशन क्या है, तो एल्वियोलाई के बाद से श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान, ऊर्जा के उत्पादन के लिए गैसों का आदान प्रदान। ठीक हो गई बात। और क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया सेल के अंदर होती है इसलिए क्या है, श्वसन एक इंटरनल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग फेफड़े के अंदर फेफड़े के बाहर, इसलिए क्या है आपका ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। ये फिजिकल हो रहा है, फेफड़ा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसलिए क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। जबकि उससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से जल रहा है, केमिकल रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसलिए कैसा है, केमिकल प्रोसेस। और दोनों हमारे शरीर में हो रहा है, इसलिए बायो फिजिकल, बायो केमिकल। क्लियर हो गई बात है, तो याद रखने वाली चीज नहीं, सब समझने वाला बात है। आइए, उम्मीद करते समझ में आ गया। ये आपको समझ लिए, ये देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको रेड कार्पुसल्स है ना, सिम दिख रहा है आपको कैसे फंसाता, देखिए देखिए, ये जो इसमें ग्रे कलर को दिख रहा है, एक ग्रे, दो ग्रे, तीन ग्रे, चार ग्रे। क्लियर हो गई बातें। ब्लड के भी एक मॉलिक्यूल में आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, क्या, हीम, क्या दिख रहा है, हीम। तो हीमोग्लोबिन में हीम नामक क्या पाया जाता है भैया आपका, कण पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये हीम बनता है किससे, आयरन से। किससे बनता है, आयरन से। इसलिए बोलते हैं पालक खाओ, आयरन खाओ तो आपको ब्लड का मात्रा बढ़ेगा। ठीक हो गई बात ना। इसी हीम में ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन जुड़ जाता है, ग्लोब्यूलिन, तो ये बनता है हीमोग्लोब्यूलिन। क्लियर हो गई बात। तो हीम वो कण है जिसमें दिख रहे बॉल्स, उनको जोड़ने के लिए जो प्रोटीन लगा वो है ग्लोबुलिन। तो हीम वाले बट्टी जैसे कणों को ग्लोबिन आपस में चिपकाता है, जो गोंद है समझ लीजिए वो क्या है, ग्लोबुलिन। इसलिए बन के क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसको अपने साथ चिपका लिया, देखिए लाल 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 लाल, किसको चिपका लिया है, ऑक्सीजन को। किससे चिपका लिया, ऑक्सीजन। और एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन चिपका है, एक दो तीन चार, कितना चिपका है, एक दो तीन चार, यहाँ कितने चाहिए, एक दो तीन चार। ठीक बात है ना। तो हीमोग्लोबिन के एक एटम कितना चिपका रहा है, ऑक्सीजन के चार एटम को चिपका रहा है। समझ में आ गया कैसे वो चिपकाता है, कैसे खींच रहा है, वैसे ही। तो आरबीसी में आपके पूरे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वही आपको ऑक्सीजन जाकर के चिपकता है। ठीक हो गई बात। ये क्वेश्चन बन गया ना, पूछेगा तो बना लोगे, यस। अब इसी में देखिए आपका ग्लूकोज C6H12O6 और ये ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, जो ब्लड मिल गए, फिर उसमें से जिनका केमिकल रिएक्शन होगा सेल के अंदर, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। जो एनर्जी में ई लिखा है, इसी का मतलब है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक हो गई बात ना। कितना बनता है, एक बार जब भैया आपको कोई ग्लूकोज का दहन होता है यहाँ पर तो बनता है 36 एटीपी। कितना, 36 एटीपी। ये बनता है नेट या शुद्ध जो आप उपयोग करेंगे, बनता टोटल 38 एटीपी है। कितना बनता है, 38 एटीपी। सर आप 36 क्यों बोले, एग्जाम में हम क्या लेंगे, टोटल बनता है 38 एटीपी। ठीक हो गई बात ना। और जो खाना बना रहा है, जैसे आपके घर में आपकी माता खाना बना रही हैं,
जो खाना बना रही है वो बनाई 5 किलो खाना, है ना, और 5 किलो खाना वो बना दी है। और भाई जब वो खाना बना रही थी उनके शरीर का आधा किलो खाने के बराबर एनर्जी खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? खाना बनाने वाले को तो एनर्जी खत्म होगा ना, तो उसमें से निकाल के पहले खा लिए, उसको बनाते समय समझ लीजिए यूज कर ली उसका। तो खाना बनाए चढ़ाई कितना थी वो? 5 किलो, मिल कितना रहा है? 4.5 किलो। वैसे ही बनता तो 38 ATP है, और जो पूरा प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर, दहन करना, जलाना, ऊर्जा पैक करना, ये सब कर रहा है, इसमें 2 ATP खर्च हो जाता है। तो बचता कितना है शुद्ध रूप से? 36 ATP उस पूरे कोशिका के लिए बचता है। 2 ATP उस प्रोसेस में खत्म होता है। तो कुल कितने ATP ऊर्जा बनेगी? 38। नेट कितना बचेगा? 36। क्लियर हो गई बात ना? यस। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फेट के 3 आपके मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। क्लियर हो गई बात ना? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में ऊर्जा को इसमें हम लोग नापते हैं। तो ये समझ लिए, ये समझ लिए थे, वो समझिए, वो समझे, एक एक डायग्राम हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। क्लियर हो गई बात है? तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका आगे हम लोग चालू करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे इस पूरे टॉपिक खत्म करने का।